हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीधे पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग गणित शिक्षा शास्त्र मैथ पेडागोजी के कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और आपको अगर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व चाहिए तो आप आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। आपको चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उस लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। तो पहला क्वेश्चन जो आपके हैं, जब आप एक शिक्षक समूह में जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का, समूह की पहचान का। ठीक, देखिए, जब हम एक ऐसे शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह एक समान जब पोशाक धारण कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, इससे समूह विशेष की पहचान जो होती है आसानी से हो जाती है। इससे समूह आज्ञाकारिता, समूह निर्देश अनुपालन, समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन नहीं होता है। समूह की पहचान पोशाक धारण करने से आसानी से हो जाती है। राइट, तो हमारे आंसर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 4 बन जाते हैं, समूह की पहचान का। राइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए, आपके प्रश्न पूछे गए हैं, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खाली स्थान चरण में प्राप्त हो जाती है। पहला ऑप्शन आपके हैं पूर्व परिचालन, दूसरा है मूर्त परिचालन, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक परिचालन और चौथे ऑप्शन जो है आपके संवेदी गामक है। ठीक है, अब देखिए, इसमें किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा जो है पियाजे के विकास के संवेदी गामक में प्राप्त हो जाती है। यह जो है संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष में पूर्ण होता है। बालक जो है अपनी स्मृति के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने की क्या करता है, कोशिश करता है और इससे बालक में ज्ञान का विकास जो है कई चरणों में संपन्न हो जाता है। राइट, तो हमारे आंसर जो बनते हैं संवेदी गामक हो जाएंगे 0 से 2 ईयर। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। पहला ऑप्शन आपके दिए गए हैं बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन आपके हैं विशेष शिक्षा कार्यक्रम। राइट, तो देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में क्रियान्वित हो जाती है। ठीक है, क्रियान्वित की जाती है। इसमें क्या होता है, शिक्षा के विकास से संबंधित कई तकनीक और जो है रणनीति को अपनाया जाता है। बाल शिक्षा को ध्यान में रखकर रचनात्मक साधनों पर विशेष बल दिया जाता है। तो हमारे आंसर जो बनते हैं, राइट आंसर हमारे जो होंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। राइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछे जा रहे हैं, खाली स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे जो हैं शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 और 12 से 18। तो हम लोग अगर बात करें तो देखिए, 18 से 24 महीनों के आयु के बीच जो होते हैं काफी बच्चे, अधिकांश बच्चे को आप देखते होंगे कि शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना प्रारंभ कर देते हैं। बोलते समय वे क्या करते हैं, बोलते समय वे हमेशा ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझना आसान होता है हम लोगों के लिए। राइट, इसमें उनमें क्या होता है, ज्ञान का विकास भी होने लगता है। 18 से 24 महीना यानी आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 वर्ष। राइट, तो हमारे आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। छोटे छोटे शब्द को मिलाकर क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, छोटे छोटे शब्द को जोड़ते हैं और एक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि
अपने दादा को पुकार के आ, देख, इस टाइप से होता है ना कि दादाजी देख, चिड़िया देख, बिल्ली आ, होता है, इस टाइप से बोलना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी बीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, गैंटोन के द्वारा। ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा जो है बीने द्वारा प्रतिपादित की गई थी। यह एक प्रकार का क्या है, मनोवैज्ञानिक मापक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइकोमीटर भी कहा जाता है। इसको जो बुद्धि लब्धि IQ को हम लोग साइकोमीटर भी कहते हैं। यह जो है सामान्य बुद्धि मापने की विधि है और बुद्धि लब्धि जो है मानसिक स्थिति को दर्शाती है। हमारे राइट आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे बीने के द्वारा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? रोल प्ले, मॉडलों का प्रयोग, बहुत सारी समस्याएं या प्रश्न हल करना। चौथा ऑप्शन आपके हैं ICT का उपयोग। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। ठीक, अब देखते हैं रोल प्ले रणनीति के माध्यम से विद्यार्थी में क्या होता है, वास्तविक परिस्थिति को समझने का जो है, वास्तविक परिस्थिति को समझने को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, विद्यार्थी जो है कक्षा के अंदर ही असल जिंदगी से प्रेरित होकर, जैसे कि क्रेता हो या विक्रेता हो, क्रेता और विक्रेता बनकर मुद्रा के योग या उपयोग को भली भांति सीख सकते हैं। राइट, हमारे आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 1 रोल प्ले हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। अपनी कक्षा में गुना की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुना करने को कहा। उनके छात्रों में से एक से इसे मौखिक रूप से हल किया गया। 18 को 4 से गुना करने के लिए हम पहले 48 में 48 है, 48 को 4 से गुना करने के लिए हमें पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, यानी 48 में 48 जोड़ते हैं, जिससे 96 बनता है, और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। अब पूछा जा रहा है आपसे कि गुना की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसे गुना की अवधारणा समझ में नहीं आई है, दी गई समस्या एक गुना समस्या है और योग की समस्या नहीं है, उसने गुना को बार बार योग के रूप में समझा है, बच्चे ने गुना करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया, संख्याओं को गुना करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहिए। ये 4 ऑप्शन आपको। देखिए, इसमें राइट आंसर की बात अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएंगे, हम लोगों को सभी को ज्ञात है कि 48 को 4 से गुना करने पर क्या प्राप्त होंगे, 192 प्राप्त होंगे, और उसको हम 48 को अगर 4 बार जोड़ भी दें, 4 बार 48 को अगर जोड़ भी दें तो हमको कितना प्राप्त होगा, 192 ही प्राप्त होगा, 192 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि छात्र ने संख्याओं की गुना को बार बार योग के रूप में समझ बैठा है। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। ये 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। दूसरा ऑप्शन बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। तीसरा ऑप्शन विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। चौथा ऑप्शन समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में समय से संबंधित जो होते हैं वाक्यांशों के साथ पूर्व
अनुभव, जैसे कि अध्यापक द्वारा अपने पिछले जो बीते हुए अनुभव हैं उसके संदर्भ में चर्चा करने से है। तो राइट आंसर हमारे जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 4 बन जाएंगे। राइट, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 जो आपसे पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, छात्र के विकास की निगरानी करना। दूसरा है निर्देशक निर्णय लेना। तीसरा है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। चौथा है प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। अब दिए गए जो कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने के लिए आपसे बोला जा रहा है, आपसे प्रश्न जो पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, प्रश्न को देखना है। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा जूम हो गया है, चलिए ठीक है। अब देखिए, तो डी, बी, सी, ए इनमें से कोई आपको सही उत्तर चुनना है। आपके उत्तर क्या होते हैं? तो देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना मूल्यांकन का जो है उद्देश्य नहीं है। ठीक है, शिक्षा में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण स्थान होता है और यह हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर हमारे जो हो जाते हैं डी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर होंगे। प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को रैंकिंग करना जो है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित अधिगम, समस्या समाधान विधि, प्रदर्शन विधि। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। राइट, अब हम लोग बात करें, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। ये जो सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न जो आपके हैं पेपर 2 के मैथ्स पेडागोजी के पूछे हुए प्रश्न PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे उच्च प्राथमिक स्तर की। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए समस्या समाधान विधि जो है सबसे अधिक उपयुक्त है। इसके अंतर्गत क्या होता है, छात्रों में जितनी भी समस्या होते हैं उसको स्वयं की आकलन क्षमता के अनुरूप हल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राइट, हमारे आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारे राइट आंसर बनते हैं, समस्या समाधान विधि। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 जो आपसे पूछे गए हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? पहला ऑप्शन जो है किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। दूसरा ऑप्शन है सभी सूत्रों को याद करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना। चौथा ऑप्शन है एक समस्या को कई बार हल करना। तो देखिए, किसी समस्या को हल करने के जो होते हैं कई तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो उन सारे तरीकों की खोज करना उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो किसी समस्या को हल करने की विभिन्न तरीकों की खोज करना, यही हमारे राइट आंसर बनते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछे जा रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। पहला ऑप्शन है कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। तीसरे ऑप्शन आपके जो हैं बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने
और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। चौथा ऑप्शन है को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। तो हम लोग बात करेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली जो पूछताछ की रणनीति है, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। राइट, तो हमारे आंसर जो होते हैं ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 जो आपसे पूछे गए हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके जो कई छात्र हैं क्षेत्रफल और आयतन के विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच क्या है, उलझन में है। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन है अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। चौथा ऑप्शन है बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, एक शिक्षक जो है जो कि कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके जो छात्र हैं, कई छात्र हैं, उन छात्रों द्वारा क्षेत्रफल और आयतन की जो इकाई हैं, विभिन्न इकाइयों के उपयोग के मध्य उलझन की स्थिति उत्पन्न होने का जो प्रमुख कारण हो सकते हैं, भिन्न भिन्न इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है, यही कारण हो सकता है। तो दैनिक जीवन से संबंधित करके छात्रों को बताना चाहिए, जिससे कि छात्र को अच्छे से समझ में आए और उसको समझ सके। राइट, हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछे गए हैं, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पहला ऑप्शन है गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने यानी अंतःक्रिया करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को गणित की शिक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। देखिए, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे जो उपयुक्त उद्देश्य होता है, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम बनाना होता है और सक्षम बनाना होना चाहिए। राइट आंसर हमारे जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 4 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है, क्या है? माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट करना, अंतिम अवधि के परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। चौथे ऑप्शन है बच्चों की समझ में अंतर जानना। ये 4 ऑप्शन है। देखिए, गणित में नैदानिक परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो होते हैं, बच्चों की समझ में अंतर जानना। और गणित की कक्षा में नैदानिक परीक्षण जो है शिक्षार्थियों की गणितीय समस्याओं को हल करने और गणित में उनकी रुचि पैदा करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? बच्चों की समझ में अंतर जानना होगा। राइट आंसर जो होंगे हमारे ऑप्शन नंबर 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 44। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, किस चीज के लिए सहायक है? पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। चौथा ऑप्शन है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए।
बात करें हम लोग उपचारात्मक शिक्षण जो है कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायक होता है और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या करते हैं, गणित में पिछड़े छात्रों को आसानी से सामान्य छात्रों की श्रेणी में लाया जा सकता है। राइट, तो हमारे आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 3 होंगे। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रटना, आकलन, मापन, मानस दर्शन, ये 4 ऑप्शन है। तो रटना जो है एक गणितीय प्रक्रिया जो है नहीं है। क्या पूछे गए हैं प्रश्न, यहाँ अच्छे से आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। रटना जो है गणितीय प्रक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि गणित जो है अभ्यास पर आधारित है, इसलिए यह रटने पर आधारित ना होकर समझ और अभ्यास पर आधारित है। राइट, हमारे आंसर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 1 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है। क्या है? सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच दर्शाती है। असत्य, क्योंकि गणित सटीक है। सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। चौथे ऑप्शन है असत्य है, क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। देखिए गणित सीखने में त्रुटियों का जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। त्रुटियां भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइट, यह कथन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। राइट, हमारे आंसर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 3 होंगे कि गणित सीखने में त्रुटियां जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यह कथन सत्य है। तो राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 3 होगा, सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। देखिए आपसे भी कई बार जब त्रुटियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और सुधारने के समय ही आप उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं, अगली बार उस त्रुटि को आप नहीं करते। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। आकारों को पढ़ते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। दूसरा ऑप्शन है यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। चौथे ऑप्शन आपके हैं शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। अब दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए आकार पढ़ाते समय एक शिक्षा ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं जो है विषयों में परस्पर संबंध को प्रोत्साहित करती है। राइट, तो हमारे आंसर जो बनते हैं ये देखिए सी जो है आपके आंसर बनेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे सी। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं और ये आपके लास्ट प्रश्न है। तो हम लोग पूरे 15 प्रश्न को इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं और आप लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोगों का प्रैक्टिस 15 क्वेश्चन के हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन। ठीक, पेपर 2 की बात मैं कर रही हूँ। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला। गणना में त्रुटि के कारण है। क्या हो सकता है गणना में त्रुटि का कारण? छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है। दूसरा है छात्र उस
कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा है छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। चौथा है छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है। अब आपसे पूछे गए नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें, छात्र जो है सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह क्या कर रहा है, सतहों के क्षेत्रफल को मिलाकर उसे घन का आयतन मान रहा है। राइट, तो हमारे आंसर जो बनते हैं ये जो आप देख रहे हैं सी, ठीक है। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का ये लेक्चर जो है यहीं पे कंप्लीट हो चुके हैं और मैथ्स के टोटल जो है आपके जो ये तो पेडागोजी सेक्शन हम लोग चर्चा किए, और पेडागोजी सेक्शन को छोड़कर जो आते हैं आपके मैथ्स, प्रॉपर मैथ्स पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल को YouTube पर सर्च कर सकते हैं, और वैसे लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, और उस लिंक को आप क्लिक कर लीजिए और वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे और वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। राइट, तो चलिए इसी के साथ यहीं पे लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। और अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल आहा जिंदगी सीडेड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो को भी तो देखना है। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे लाभान्वित हो पाए। ओके, थैंक यू।